बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है जो कि हमारे पास अक्टूबर नंबर 23 का पेपर है। ठीक है भाई, ईयरली पेपर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इस वक्त राइट नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्वेश्चन जो है काइनेटिक्स के टॉपिक से रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज सेइंग प्रोपेनॉन, द फार्मूला इज गिवन टू यू, राइट? with reacts with iodine in the presence of an acid catalyst। ठीक है ना, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहा है। एंड द इक्वेशन इज ऑल्सो गिवन टू अस, यू कैन सी दिस बच्चों के प्रोपेनॉन आयोडीन से रिएक्शन कर रहा है, तो वी हैव दिस कंपाउंड हाइड्रोजन आयंस एंड आयोडाइड आयंस आर टू बी produced, right? So the rate equation for this reaction is also given. You can see the rate equation over here. अच्छा, इसमें rate equation को देखते ही आपको कुछ चीजें समझ में आ जानी चाहिए, और वो ये है कि आपके पास इस वक्त ये जो आपके पास प्रोपेनॉन है इसका ऑर्डर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है। हाइड्रोजन आयन जो यहाँ मौजूद है इट इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब जो एसिड कैटलिस्ट आपने यूज किया है वो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। साथ साथ यहाँ आयोडीन मौजूद नहीं है। आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन जब यहाँ मौजूद नहीं है तो इट मस्ट बी जीरो ऑर्डर, तो वो जीरो ऑर्डर होना चाहिए क्योंकि वो रेट इक्वेशन में मौजूद नहीं है। सही है बच्चों, तो ये आपको पहली ही फुर्सत में पता हो जाना चाहिए। देन कंप्लीट टेबल 1.1, डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है ना, आपने यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बताने हैं जो कि आपने ऊपर से ऑलरेडी देख लिए हैं कि रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोपेनॉन इट्स फर्स्ट ऑर्डर, then order of the reaction with respect to iodine must be zero order of the reaction with respect to hydrogen ion must be फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एंड ओवरऑल यहाँ पर आपके पास ऑर्डर क्या होगा, दोनों को आपने ऐड करना पड़ेगा, 1+1 विल गिव यू 2। तो ये हो गया टोटल रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 2 ऑर्डर, यानी कि सेकंड ऑर्डर। राइट एवरीवन? यस सर। यस सर। ऑल राइट, आगे चलते हैं। आगे जब चलते हैं हमारे पास यहाँ सिचुएशन क्या है आपको पता होनी चाहिए। दैट over here an experiment is performed using large excess propanon and the large excess hydrogen ions. All right, the initial concentration of iodine is, you can see this, it's 1 × 10⁻⁻5 mole per decimeter cube. All right, and then later on they are saying that the initial rate of decrease in iodine concentration is 2.27 × 10⁻⁻7 mole per decimeter cube per second. You need to see this, it is per second, right? So पहले तो सबसे पहले जो आपको बात पता होनी चाहिए वो क्या बात होना चाहिए बच्चों, कि आपके पास आयोडीन है जीरो ऑर्डर। तो जो जीरो ऑर्डर होते हैं अगर उसका ग्राफ को हम बनाएं, ठीक है ना, तो अगर उसके ग्राफ को हम बनाएं और इसका ग्राफ हम अगर फॉर सपोज बनाएं कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये आपको पता होना चाहिए दिस शुड बी डिक्रीज इन दिस वे, राइट? कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये बात पता है हमें? यस सर। ठीक है, तो ये बात तो हमें पता है ऑलरेडी। हम तो फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब बहुत सिंपल सी जो है हमारे पास कैलकुलेशन है। आप देखें आयोडीन का जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है ना, और कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कहाँ तक हमें इसको ग्राफ को बनाना है। दिस इज 2.27 10⁻⁻7 decrease in concentration of iodine when there is 1 second, right? So if you want to find out for 10 seconds, so it should be 2.27 10⁻⁻7 की अगर हम बात करें, तो अगर इसको 10 सेकंड के हिसाब से देखेंगे तो 10 सेकंड के हिसाब से ये क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय आप इसको 10 से कर दें। तो बताइए बच्चों कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है बच्चों? 2.27 10⁻⁻6। अच्छा जी, ये हो रहा है आपके पास 2.27 10⁻⁻6 आपके पास यहाँ पर आंसर आ चुका है, ठीक है ना। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि जब आप इसको 10 सेकंड तक प्रोसीड करोगे तो ये इतना चेंज आना चाहिए, ठीक है ना। इनिशियली आपके पास कितना था भाई? इनिशियली आपके पास था 10⁻⁻5 इनिशियल आपके पास कॉन्सेंट्रेशन थी। आपके पास चेंज कितना आया? यू कैन माइनस दिस, आपके पास इतना कंज्यूम हो गया, ठीक है ना। अब जब इतना कंज्यूम हो गया तो बच्चों जल्दी से बताओ कितना बचा होगा हमारे पास? 7.73 × 10⁻⁻6।
7.73 इंटू द 10⁻⁻6 इसमें मौजूद होगा। लेकिन अगर आप अपना ग्राफ देखें तो जो आपका ग्राफ है वो 10⁻⁻5 में बना हुआ है। तो अगर मैं इसको -5 कर लूं तो इट सीम्स लाइक दिस, राइट बच्चों? राइट एवरीवन? Yes. अब मुझे ये Yeah. देखना है कि ये जो वैल्यू है मेरे ग्राफ में किधर है, ठीक है ना। 10 सेकंड ये रहा आपके पास, 10 सेकंड दिस इज ओवर हेयर, ठीक है ना। 10 सेकंड में मुझे ये वैल्यू देखनी है, इट इज 0.773। तो इट शुड बी 0.7, ये रहा आपके पास, ठीक है ना। 0.7677 ये आ गया, और ऑलमोस्ट 7.8 तक ये आपके पास पहुंचेगा। तो यहाँ पर हम इसको समवेयर कंसीडर कर सकते हैं। तो इट सीम्स लाइक दिस, यहाँ तक होना चाहिए। और उसके बाद मैं इसकी स्ट्रेट लाइन अगर खींच दूं यहाँ तक, तो ये कुछ इस तरह से बनना चाहिए ग्राफ। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बनना चाहिए। यस सर। ठीक है ना बच्चों, ऐसे ही बनना चाहिए ना। जी सर। Yes, ठीक sir. है, चलो आगे चलते हैं फिर। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पेज इस क्वेश्चन का। देन सेकंड पेज इज आस्किंग फॉर दैट state whether it is possible to calculate the numerical value of the rate constant k for this reaction from your graph. Explain your answer. क्या आप अपने ग्राफ के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं कांस्टेंट k की वैल्यू? बच्चों कर सकते हैं क्या हम कांस्टेंट k की वैल्यू अपने ग्राफ को देखते हुए? नो नो सर। सर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ग्राफ जो है इस वक्त, अगर आप ग्राफ को फोकस करते हो तो ग्राफ जो है इट इज एक्चुअली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन। दिस इज, अगर आप देखें ग्राफ ये रहा पीछे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपका जो ग्राफ है वो आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के हिसाब से बना हुआ है, जबकि रेट कांस्टेंट के अंदर आयोडीन तो वो माशाल्लाह से हमारे पास रिएक्टेंट है जो कि जीरो ऑर्डर है। तो फिर तो ये हमारे किसी काम का ही नहीं है। तो रेट निकालने के लिए या रेट कांस्टेंट निकालने के लिए बाकी सारे वेरिएबल्स जो हैं वो भी तो हमारे पास होने चाहिए। यहाँ पर ना हमारे पास प्रोपेनॉन की कॉन्सेंट्रेशन है, ना ही हमारे पास हाइड्रोजन आइंस की कॉन्सेंट्रेशन है। सो वी कैन सिंपली राइट ओवर हेयर इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। और क्यों पॉसिबल नहीं है? द कॉन्सेंट्रेशंस बिकॉज द concentration या concentration of propanol and hydrogen ions are not given. Propanol and hydrogen ions are not given. Right बच्चों, ऐसी है ना? Yes, sir. ठीक है, तो फिर उसके बाद अब जब हमने ये वाला पार्ट कर लिया है तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात सर? करते हैं, जी बेटे। सर अगर हम लोग यहाँ पर ये लिख दें कि ये ग्राफ आयोडीन का है और आयोडीन रेड इक्वेशन में नहीं है तो हमें मार्क्स मिलेगा? देखो, ये पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेट निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आयोडीन का ग्राफ है और बाकी कॉन्सेंट्रेशन वगैरह जो है हमें अगर फोर्स, वैसे तो हाँ ग्राफ के अंदर ही की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ये लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि रेट इक्वेशन निकालने के लिए बाकी चीज़ें भी तो चाहिए, वो भी तो नहीं है हमारे पास, है ना भाई, रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। या आप ये लिख सकते हैं दिस ग्राफ इज नॉट शोइंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोपेनॉन एंड हाइड्रोजन आयन, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप इसको लिखें तो, ठीक है। ओके सर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस iodine sorry and propanol are 0.2 mole per decimeter cube. The value of K at this temperature is 2.31 10 raised to the power -5 mole per decimeter cube per second. Calculate the initial rate ऑफ दिस रिएक्शन। अब उसने सब कुछ ही तो हमें दे दिया, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है हमारे लिए, ठीक है ना। टेम्परेचर चेंज किया है तो डेफिनेटली आपके पास रेट भी चेंज हुआ होगा, इसलिए दूसरी वैल्यू उसने दी है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू द concentration of propanol and the concentration of hydrogen ions. आयोडीन इज जीरो ऑर्डर, जो ऊपर पहले हमें पता है ऑलरेडी, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। अब हमें निकालना है क्या? कैलकुलेट द इनिशियल रेट। हमें निकालना है बच्चों रेट, तो जल्दी से ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। 2.31 10 raised to the power -5 इंटू 0.2 इंटू 0.2। जल्दी से बताएं बच्चों क्या आंसर आ रहा है आप लोगों के पास? 9.24 10 to the power -7.
वेरी गुड, 9.24 10⁻⁻⁷ हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इट्स क्वाइट सिंपल, 1 मार्क फ्री का है, समझ लें एक तरह से। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग एन एक्सिस हाइड्रोजन आयन, द न्यू रेट इक्वेशन इज शोन। अब देखो न्यू रेट इक्वेशन को हम फॉलो करेंगे अब, ठीक है ना। इसके अंदर हाइड्रोजन आयन अब उसने एक्सेस में इस्तेमाल कर लिया है, तो अब उसके ऊपर रेट डिपेंडेंट नहीं होगा क्योंकि वो एक्सेस है, ठीक है। तो अब देखें, द वैल्यू ऑफ K1 इज गिवन, राइट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ T हाफ, ठीक है ना, मतलब हाफ लाइफ आपने निकालनी है। अच्छा जी, आपने ये आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप फॉर सपोज बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है ना। अभी देखें, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ अगर आप फॉलो करें तो आपको याद होगा कि मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर वाला जो ग्राफ होता है उसके अंदर जो आपके पास आप देखेंगे तो ग्रेडियंट जो होता है उसके अंदर कांस्टेंट होता है, राइट बच्चों। और उसके पास जो आपके हाफ लाइफ होती है वो भी आपके पास बार बार एक जैसी आएगी, कांस्टेंट आएगी, सबकी सेम आएगी, ठीक है ना। तो अब हम इसमें हाफ लाइफ निकालने का एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाफ लाइफ इसमें से कैसे निकलेगी बच्चों, अगर आपने हाफ लाइफ निकालनी है तो आप क्या लगाएंगे इसके अंदर, आप फॉर्मूला लगाएंगे Ln2/, कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ये वाला फार्मूला आप यूज करते हुए हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कहीं मैंने ये वाला फार्मूला नहीं लिखवाया है तो आप इसको अपने पास नोट डाउन अभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हाफ लाइफ निकालने का फार्मूला क्या है, Ln2/, कांस्टेंट, ठीक है ना। अब जल्दी से मुझे Ln2 की वैल्यू बताइए, और बल्कि Ln2 तो आप उसमें से भी डाल सकते हैं डायरेक्टली। Ln2/, कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू पुट कीजिए और जल्दी से सर मुझे हाफ हाफ लाइफ आ लाइफ। रही है 630। 630 आपके पास हाफ हाफ लाइफ आ गई, कोई पॉइंट पॉइंट तो नहीं है। नो सर। चलो जी, हाफ लाइफ आ गई आपके पास 630, ऑल राइट। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या कहता है, यूज योर आंसर टू 1, यानी कि हाफ लाइफ आप यूज करें टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ प्रोपेनॉन अगेंस्ट टाइम फॉर this reaction. The initial value of propanol on the graph should be 0.2. The final value of propanol on graph should be 0.25, 0.025। तो 0 पॉइंट आपको देखिए 0.2 तो उसने ऑलरेडी मेंशन की हुई है। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, आधा हो जाना, ठीक है ना। उस टाइम में 630 सेकेंड्स में वो आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा तो मतलब ये पॉइंट आ गया, ठीक है ना। आधा यहाँ हो जाएगा, फिर दोबारा जो आधा होगा वो कब होगा बच्चों, यहाँ होगा, और फिर तीसरी मरतबा जो आधा होगा वो यहाँ होगा। हमें यहाँ तक करना है, ठीक है भाई। तो 3 हमारे पास स्टेजेस हैं इसको हाफ करने की। तो फर्स्ट टाइम जो ये आधा होगा ये 630 पे आधा होगा, ठीक है ना। तो इसको 630 पे हमें आधा करना है, तो 630 के लिए पहले मैं क्या बना लेता हूँ, इसका एक जो है फॉर सपोज इसका यूनिट यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं। तो इट शुड बी 500, ठीक है ना। इसको हम 500 ले लेते हैं, इसको हम 1000 कर लेते हैं, इसको हम 1500 कर लेते हैं, इसको हम 2000 कर लेते हैं, ठीक है। और ये आ गया 2500, ठीक है भाई। तो ये हो गया 500, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है इट इज 100, ठीक है ना। ये 100 हुआ, सर एक 200, 300, सवाल है। 400। जी बेटे। सर अगर हम लोग जो मतलब 4 पॉइंट्स पे अगर हम लोग ऐसे लेवल कर दें कि हम्म, लाइक मतलब एक 630 कर दें, दूसरा हम लोग 1260 कर दें, ऐसे करके सॉन अगर ग्राफ बिल्कुल लेवल कर, कर लें। आप कर सकते हैं। आपको तो ग्राफ बनाना है ना, ग्राफ एक नंबर का आपको ग्राफ बनाना है, आप कर सकते हैं। ये जो मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसका कोई नंबर नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम जो ये आधा होगा ये होगा 630 पे, तो ये आ गया 600 और 630 इसका आधा कंसीडर कर लेते हैं चले हम, ठीक है ना। सो ये हो गया आपके पास भाई 600, और ये हो गया आपके पास तकरीबन समवेयर हेयर, ये पॉइंट आना चाहिए, राइट बच्चों, ठीक है। तो एक आ गया आपके पास 630 पे, दूसरा क्या आएगा बच्चों 1260 पे, है ना भाई। तो 1260 किधर आएगा बच्चों, दिस इज 1100, दिस वुड बी 1200। तो ये यहाँ कहीं आना चाहिए पॉइंट, सही है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास समवेयर हेयर, ठीक है। उसके बाद आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, इट शुड बी 18 एंड 90, यानी कि ऑलमोस्ट 1900 पे कहीं ये आंसर आना चाहिए। तो ये हो गया 1900 समवेयर इधर, सही है बच्चों, ऐसी है। सर फॉर फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ सेम नहीं रहती? जी सेम है ना, हमने हाफ लाइफ सेम रखी है, देखो 630, और इन दोनों के दरमियान भी 630 आ गया, इन दोनों के दरमियान भी 630 आ गया। वो तो टोटल है ना 1890, टोटल टाइम तो अच्छा बढ़ता सर। जाएगा ना, ठीक है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमने कर लिया ड्रॉ कुछ इस तरह से, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ।
ये हो गया हमारा ग्राफ। सही है बच्चों, सही बनाया ग्राफ? कोई मसला आप लोगों को तो बताइए, क्लियर है? Fine. ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, ई पार्ट। अब जरा देखते हैं कि ई पार्ट हमसे क्या कह रहा है। ई पार्ट इज आस्किंग फॉर a four-step mechanism is suggested for the overall reaction. All right, this is the reaction we have, and the rate of this reaction is also given. ठीक है, part of the mechanism is shown. ये कुछ part उन्होंने दिया हुआ है। They are saying write an equation for step 3. अच्छा जी, step 3 के लिए आपने equation लिखनी है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरमीडिएट होता है वो अगर बन रहा होता है तो वो उसी में खर्च भी हो जाता है। अब जरा देखिए, रिएक्शन में आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक तो आ गया ये, ठीक है ना, जो सबसे पहले मेंशन है आपके पास, दूसरा वाला आपने कहीं इस्तेमाल नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि आपसे एग्जामिनर चाहता है कि दूसरा वाला रिएक्टेंट आप यहाँ इस्तेमाल करें। सही है बच्चों? अब ये दूसरा वाला जो रिएक्टेंट है ये रिएक्शन किससे करेगा? ये दूसरा वाला जो रिएक्टेंट है डेफिनेटली रिएक्शन किससे करेगा बच्चों? ये रिएक्शन करेगा पिछले वाले इंटरमीडिएट से। जो पिछला वाला इंटरमीडिएट होता है पिछली इक्वेशन का, वो प्रोडक्ट जो होता है वो रिएक्टेंट बन जाता है अगले स्टेप के अंदर, क्योंकि इंटरमीडिएट का मतलब होता है वहीं बने और वहीं खत्म हो जाए। तो ये आ जाएगा यहाँ पर CH3COH, राइट, एंड देन डबल बॉन्ड CH2। तो ये इंटरमीडिएट यहां पर बनेगा, ऊपर बना नीचे खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद आप जरा प्रोडक्ट की तरफ देखिए। प्रोडक्ट की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट है CH3COCH2I, जो कि यहाँ मौजूद है CH3COCH2I, यहाँ प्रोडक्ट ऑलरेडी मेंशन है। फिर दूसरी प्रोडक्ट है हमारे पास हाइड्रोजन आइन, जो कि यहाँ पर मौजूद है। तीसरी प्रोडक्ट कहाँ है हमारे पास? इन किसी भी रिएक्शन में तीसरी वाली प्रोडक्ट हमें नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट हमें यहाँ बनाना पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगी हमारी तीसरी प्रोडक्ट। और ये जो अगली रिएक्शन में आपने यहाँ पर क्या लिया हुआ है बच्चों, यहाँ जो अगले रिएक्शन में आपने रिएक्टेंट लिया हुआ है, डेफिनेटली इट वुड बी द प्रोडक्ट, दिस वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस स्टेप। ठीक है ना, क्योंकि ये भी इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट को आपने खत्म करना होता है, और वो प्रोडक्ट में अगर बना है तो अगले रिएक्टेंट में, और अगर अगले रिएक्टेंट में मौजूद है तो पिछली प्रोडक्ट में भी उसको मौजूद होना चाहिए। तो दिस शुड बी द ओवरऑल मैकेनिज्म। फॉर सपोज अगर मैं इनको काटूं सारी चीज़ों को, तो देखें ये इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, एंड द मेन थिंग दैट रिमेन आफ्टर द रिएक्शन वुड बी एक रिएक्टेंट। ठीक है ना, और सॉरी एक और चीज़ भी यहाँ कट रही है, देखें हाइड्रोजन आयन भी कट रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये कैटालिस्ट है। और एक ये रिएक्टेंट रह गया हमारा, दूसरा ये रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, तीसरा हमारे पास ये देखें ये रही प्रोडक्ट, चौथी ये प्रोडक्ट, पांचवी ये प्रोडक्ट, ये तीनों बचे हैं हमारे पास। ठीक है ना भाई, तो सिर्फ यही बचना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन को आपने फोकस्ड करना है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं एक रिएक्शन के लिख के दिखा दो। रिएक्शन लिखने में क्या बड़ी बात है, हम लिख देते हैं भाई तीसरा वाला स्टेप। इट वुड बी CH3COH डबल बॉन्ड CH2 reacting with iodine, forming CH3C positive OH CH2I plus iodide ion। ठीक है बच्चों, बात समझ में आती है? यस थोड़ा मजे का सवाल था ये, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था बट थोड़ा मजे का भी था। अगर आपको फॉर सपोज अगर ये बात नहीं आती होगी ना, तो आप मार्किंग स्कीम देख के परेशानी हो जाओगे कि ये आया कहाँ से। ठीक है, देन दे आर आस्किंग सजेस्ट द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, एक्सप्लेन योर आंसर। तो बच्चों बताइए स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा? मेरे ख्याल से स्लोएस्ट Step स्टेप one। आप निकाल तो सकते हैं, लेकिन उसके रीजन लिखने में शायद थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दें आप। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये दोनों एज आपके पास देख लें रेट मौजूद है। इसका मतलब जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो वाला स्टेप होता है जिसके अंदर आपके पास, जिसके ऊपर रेट इक्वेशन जो है डिपेंडेंट होती है। तो कौन सा वाला है भाई, बताओ जल्दी से बच्चों। Step स्टेप, one सर। यस एब्सोल्युटली राइट, स्टेप वन। स्टेप वन जो है इट वुड बी द स्लोएस्ट स्टेप, इज द स्लोएस्ट स्टेप। अब इसका रीजन क्या दोगे बच्चों आप लोग? के अंदर सभी सब रिएक्टेंट्स हैं जो कि रेट इक्वेशन में होता है। क्या लिखोगे? All the reactants are present in this equation, which are in step one. अच्छा जी, आप इसमें लिखोगे कि एस एज आप यहाँ लिखना चाहिए आपको एज द नंबर ऑफ
moles as the number of moles of propanol and hydrogen ion are 1, ठीक है ना, ये लिखना है आपको। क्योंकि अगर फॉर सपोज आप यहाँ देखें तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ही आपको पता चल रहा है कि इसका 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है, तो फर्स्ट ही स्टेप में अगर दोनों के 1 मोल हों तो बात वहीं पर खत्म हो जाती है। और ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो आप देखें फर्स्ट ऑर्डर का मतलब स्लोएस्ट स्टेप में इसका भी 1 मोल होगा, इसका भी 1 मोल होगा, तो ये बात यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। राइट बच्चों? यस सर। उसके बाद लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन का जो वो हमसे कह रहा है करने के लिए, आइडेंटिफाई 1 कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन द मैकेनिज्म। अच्छा, इस पूरे मैकेनिज्म में अगर आपको कोई एसिड बेस का अगर कोई पेयर नजर आ रहा है कॉन्जुगेट एसिड बेस का, तो आप प्लीज उसको मेंशन कीजिए। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड होपफुली आपको याद होगा बच्चों कि जो एसिड होते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर सपोज अगर ब्रॉन्स्टेड लॉरी की आप बात करें, तो एसिड क्या होता है बच्चों? एसिड आपके पास होता है वो जो प्रोटॉन डोनर होता है, प्रोटॉन डोनर। तो इस इक्वेशन में आप देखें प्रोटॉन डोनर आपको कहाँ नजर आ रहा है? एक तो इस स्टेप में नजर आ रहा है और एक स्टेप में नजर आ रहा है, तो दिस वन जो कि प्रोटॉन अपना डोनेट कर रहा है, इट शुड बी एसिड। क्या है बच्चों ये? इट शुड बी एसिड। इसको एसिड होना चाहिए, तो आई कैन राइट ओवर हेयर CH3 C positive OH and CH3, this would be acid। और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फिर ये क्या बन जाएगा? जो ये बन चुका होगा वो क्या होगा आपके पास? कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है ना। तो वापसी वाले स्टेप में क्योंकि यही रिसीव करेगा तो ये बन जाएगा आपके पास क्या बच्चों? ये बन जाएगा आपके पास CH2 है ना, तो ये आपके पास बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। राइट बच्चों? तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो आपके पास क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड, यानी सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, जो प्रोटॉन देता है अपना वो होता है आपके पास कॉन्जुगेट एसिड, और जो आप वापसी वाले में आपके पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो होगा क्या आपके पास? कॉन्जुगेट बेस। राइट एवरीवन? इज इट क्लियर? सर पार्ट 2 में हम दोनों क्या 1 मोल है। इसके अंदर? पार्ट 2 में हाँ जी, दोनों 1 मोल है, लेकिन हम ये भी तो लिख सकते हैं कि क्योंकि वो रेट इक्वेशन से मैच कर रहा है इसलिए वो सबसे स्लोवेस्ट होगा, क्योंकि वेरी 1 गुड। मोल तो रेट बात से भी इक्वेशन 1 से मोल ही है। बिल्कुल, रेट इक्वेशन से बिल्कुल मैच कर रहा है, और वो इसी वजह से रेट इक्वेशन से मैच कर रहा है क्योंकि रेट इक्वेशन भी यही बता रही है कि दोनों फर्स्ट ऑर्डर हैं, और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर दोनों फर्स्ट ऑर्डर हैं तो ये स्लोवेस्ट स्टेप में इन दोनों के 1-1 मोल होंगे। ठीक है भाई जी? अगर फॉर सपोज आपके पास कुछ और होता, जैसे फॉर सपोज आपके पास होता इसके अंदर कुछ और सीन होता, तो आप फिर बोलते कि स्लोवेस्ट स्टेप में अगर सेकंड ऑर्डर है तो इसका मतलब कि ओवरऑल जो आपके पास स्लोवेस्ट स्टेप होगा या उससे पहले वाला स्टेप होगा, मतलब अगर सेकंड स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप होता है तो फिर इंटरमीडिएट को भी हम काउंट करते हैं ना, तो फिर उसके मोल्स ज्यादा होते। ठीक है ना? अभी तो स्लोवर स्टेप में दोनों के ही मोल्स 1-1 हैं, इसलिए दोनों ही सिंगल फर्स्ट ऑर्डर हैं। ठीक है भाई? ओके। और किसी का कोई सवाल बच्चों? ऑल क्लियर? नो क्वेश्चन? नो सर। ऑल राइट, ठीक है, तो फिर हम इसको यहाँ